26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ एक महाधरना होने जा रहा है। इस सिलसिले में 25 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके अंडर में जितनी भी दीनी मिली जमातें हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कासिम रसूल इलियास ने बताया कि क्या वजह है कि वो लोग पटना में धरना दे रहे हैं। कासिम रसूल इलियास ने यह भी कहा कि धरना में कई अपोजिशन पार्टियों के लीडर शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस धरना में तेजस्वी यादव भी राष्ट्रीय जनता दल के लीडर शामिल होंगे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो दरअसल कल हमारा जो बड़ा धरना स्थल पर हो रहा है, धरना स्थल पर जो धरना हो रहा है उस धरने की जरूरत क्यों पड़ी और उस धरने से हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये बात हमारे सामने रखा जाता है। आप जानते हैं कि हमारा बुनियादी एतराज़ यह है कि बीजेपी ने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में पेश किया है, हिंदुस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि जिन लोगों के लिए बिल लाया जा रहा है उनसे कोई मशवरा नहीं किया, उनके किसी मशवरे को शामिल नहीं किया गया और एक तरह से पूरे वक्फ एक्ट को ओवरहाल करने के लिए 44 अमेंडमेंट पेश किए गए। हम ये समझते हैं कि जब अपोजिशन पार्टीज ने इस पर हंगामा किया पार्लियामेंट में, तब जाकर जेपीसी बनाई गई और जेपीसी ने पिछले अगस्त से लेकर जनवरी तक जब उसने फाइनली अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस तरह से पूरी कारकर्दगी की वो लोकतंत्र के इतिहास में एक बदनुमा दाग है। जिन लोगों ने उसके सामने हाजिर होकर अपने एतराज़ात पेश किए थे उनको कंसिडर नहीं किया गया। तकरीबन 5 करोड़ की तादाद में ईमेल भेजे गए थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया और जो अपोजिशन पार्टीज के जो मेंबर हैं उन्होंने जो बातें रखी, जो सजेशन दिए 44 अमेंडमेंट पे, उसको कंसिडर नहीं किया। फिर किस मकसद के लिए जेपीसी बनाई गई? तो जेपीसी ने एकतरफा तौर पे कार्रवाई की और अपनी रिपोर्ट पेश कर। हमारा कहना यह है कि ये बिल सांप्रदायिक बुनियादों पर लाया गया है, ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जितने फंडामेंटल राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उन सब के खिलाफ है। और ये बिल ये बता रही है बीजेपी कि ये ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, ये बिल जो है वक्फ की जायदादों से आमदनी हासिल करके गरीबों में तकसीम करने के लिए लाई गई है। इस तरह की कोई बात इस तरमीम में कहीं नहीं। इसके बरक्स किस तरह से वक्फ बोर्ड को, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को कमजोर किया जाए, उसके तमाम प्रोविजंस उसके अंदर मौजूद हैं। हम ये समझते थे कि जो बीजेपी की अलाइज पार्टनर्स हैं, हरीफ पार्टियां हैं, वो पार्टियां कम से कम इस सांप्रदायिक, डिस्क्रिमिनेटरी और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ लाए जाने वाले बिल का समर्थन नहीं करेंगे। और हमने इन पार्टियों से मुलाकात की कोशिश भी की और मुलाकातें हुई भी, लेकिन ये पार्टियां, उनके क्या मफाद है, उनका क्या इंटरेस्ट है, वी डोंट नो, लेकिन इसके बावजूद भी वो टस से मस नहीं हुई। तो हम बहरहाल हमने, आप जानते हैं कि हमारी मिली तंजीमों ने सबने मिलकर ये फैसला किया था कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब जो अफ्तार पार्टी में लोग बुलाते हैं, हम एहतजाजन उस पार्टी में शिरकत नहीं करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि हमने मैसेज कम्युनिकेट कर दिया। ये मैसेज कम्युनिकेट कर दिया कि मुसलमान आपसे नाराज़ हैं। हम ये समझते थे कि इनके जो भी इंटरेस्ट वजह रही हो बीजेपी के साथ जाने की, लेकिन कम से कम वो अपने सेकुलर वैल्यूज जिसकी बात वो करते रहते थे, जो डेमोक्रेटिक बातें वो करते थे, जो समाजी इंसाफ की लड़ाई वो लड़ रहे थे, उसका कुछ पास लिहाज रखेंगे और ये इस बिल का समर्थन नहीं करेंगे। तो बहरहाल हम ये कल के धरने से एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं इन पार्टियों को जो बिल का समर्थन कर रही है कि मुसलमानों के सपोर्ट को टेक इट फॉर ग्रांटेड न लिया जाए।
अगर ये बिल पारित हो जाता है, पार्लियामेंट में मंजूर हो जाता है, तो हम ये समझेंगे कि बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के साथ ये पार्टियां भी खड़ी हो गई हैं। और ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये मुसलमानों के पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ है। हम ये बात इसलिए कहते हैं कि ये बिल मंजूर होने के बाद वक्फ की जो प्रॉपर्टी बरसों से, साल से, सदियों से इस देश में चली आ रही है, मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, खानखाहें हैं, और इसके अलावा जो है दरगाहें हैं, कब्रिस्तान है, और वक्फ के चैरिटेबल पर्पस के लिए होने वाले जो इदारे बने हुए हैं, इन सब इदारों पर हस्तक्षेप का, इसमें खिलवाड़ करने का, इस पर कब्जा करने का, इंक्रोचमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा, और खासतौर से गवर्नमेंट के। तो ये जाहिर बात है कि जब आप हमें हमारी मस्जिदों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी ईदगाहों से महरूम कर देंगे, जब आप हमें हमारी खानखाहों से महरूम कर देंगे, तो जाहिर बात है कि आप हमारे मजहबी मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त नहीं देता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इन अलायंस पार्टी से कल के धरने के जरिए से कि अगर उनका ये रवैया रहता है और वो अपने रवैये से बाज नहीं आते हैं, तो फिर वो हमारे समर्थन को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड न लें। वो हमारे समर्थन के बारे में ये न समझें कि अब हम उनको समर्थन करते रहेंगे। अगर वो बिल का समर्थन करेंगे तो वो हमारे समर्थन को लूज कर जाएंगे। हमारे समर्थन को लूज करने का मतलब उनको समझ में आ जाना चाहिए। तो हम ये समझते हैं कि कल का धरना जो है, कल के धरने में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर यहाँ की तमाम मिल्ली तंजीमें, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा, जमात इस्लामी हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमीयत उलमा हिंद, और इसके अलावा खानखाए मुजीबिया, खानखाए मुनिमिया, ये और आपके मिल्ली काउंसिल, मुशावरत और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस, ये सब लोग आज इस धरने में शामिल, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और कल धरने में शामिल है। कल के धरने में हमारा ख्याल ये है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तशरीफ लाएंगी। दिल्ली से कई लोग आ रहे हैं, कई एमपीज आ रहे हैं जो जेपीसी के मेंबर थे, वो भी आ रहे हैं, और यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आने वाले हैं। तो बहरहाल ये बात साफ है कि जितने इंसाफ पसंद लोग हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। हमने दिल्ली का जो धरना दिया था, उस धरने में माइनॉरिटीज के लोग भी आए थे, सिविल सोसाइटी के लोग भी आए थे, आदिवासी भी आए थे, ओबीसी भी आए थे, और ट्राइबल्स भी आए थे। और ये सब लोग ये महसूस करते हैं कि आज वक्फ पर हमला किया गया है, कल हिंदू इंडोमेंट पे हमला होगा, परसों सिख इंडोमेंट पे हमला होगा, और इस तरह से ये सरकार ये वक्फ की जमीनों को हड़प करके अपने कारपोरेट भाइयों को, अपने कारपोरेट फ्रेंड्स को देना चाहती है। तो जाहिर है कि हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही गलत काम होने जा रहा है। इस गलत काम के लिए हमारे देशवासियों को भी हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। ये कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन को रोक यानी बाकी रखने की लड़ाई है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि कल के धरने के जरिए से हम जो मैसेज देना चाहते हैं, वो बात हम चाहते हैं कि आज आपके जरिए से पब्लिक तक पहुंच जाए कि कल का धरना किस लिए हो रहा है। हम समझते हैं कि कल के धरने से ये स्पष्ट हो जाएगा कि बिहार के मुसलमान, और बिहार के मुसलमान ही नहीं, बिहार के अतराफ जो इलाके हैं, आपके झारखंड है, बंगाल है, यहाँ से भी कुछ लोग सिम्बॉलिकली इस धरने में आएंगे। तो बहरहाल हम ये बात कम्युनिकेट करेंगे कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, एंड हूएवर सपोर्ट इट, जो भी इसको सपोर्ट करेगा वो हमारा सपोर्ट लूज कर जाएगा। थैंक यू। कासिम रसूल साहब, सवाल ये है कि एक लेटर आया था मुख्यमंत्री के दावती इफ्तार का बाइकआउट करने के लिए। जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर ने कहा ये फर्जी है, हमारा शरिया के लेटर पैड पे है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या दूसरे संगठन ने अपने लेटर पैड पे क्यों जारी किया? एक सवाल ये हुआ। उसके अलावा जो लोग वहाँ गए थे वो आज आपके साथ बैठे हुए हैं, तो वो बाइकआउट के साथ आपके साथ नहीं थे, लेकिन इस वक्त के मामले पर आपके साथ हैं। जेडीयू के कुछ नेता भी कल आएंगे, इस सवाल का जवाब लोग तलाश करें। देखिए, एक बात यह है कि ये जो फैसला था बाइकआउट का, ये यूनानिमस फैसला, ये सब जो लोग यहाँ बैठे हैं उन सब की मीटिंग में लिया गया, और उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड भी शामिल है। फैसला किस जरिए से कम्युनिकेट हुआ, कैसे हुआ, इससे बहस नहीं है। वी डोंट हैव एनी डिस्प्यूट, हमारे दरमियान कोई डिस्प्यूट नहीं है कि हमारा ये एक यूनानिमस फैसला था कि नीतीश कुमार जी के
अफ्तार पार्टी में हमारे लोग नहीं जाएंगे। और उसकी वजह ये थी कि हमारे तमाम मना करने के बावजूद भी वो उनकी पार्टी बिल का समर्थन कर रही है। तो हमने एहतजाजन, ये दिस वाज आवर प्रोटेस्ट, तो हमने उनको अफ्तार पार्टी में पार्टिसिपेट किया। सर आपने क्या नीतीश कुमार जी से मुलाकात की थी, उनसे क्या बातचीत हुई थी, क्या उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया था आप लोग को? देखिए, नीतीश कुमार जी से जहाँ तक पर्सनल लॉ बोर्ड का ताल्लुक है, पर्सनल लॉ बोर्ड ने कई लेटर्स लिखे मुलाकात के लिए, उन्होंने मुलाकात नहीं की। लेकिन हमारी यहाँ जो तंजीमें बैठी हैं, इन लोगों की मुलाकातें उनसे हुई है और उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे ये बात उनके सामने रखी है कि ये बिल हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। द इंटायर मुस्लिम कम्युनिटी, ये एक दो की बात नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात पर सहमत है। आपके कश्मीर से लेकर आपके तमिलनाडु तक की अब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी सहमत है कि ये बिल वक्फ की प्रॉपर्टी को तबाह करने के लिए लाया गया। अच्छा, कई लोग ये भी मान रहे हैं कि इमारत शरिया जैसे या धार्मिक संगठनों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। जैसे इफ्तार को लेकर आप लोगों ने बाइकआउट की बात कही, इस पर जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि धार्मिक संगठनों को कम से कम राजनीति से दूर रहना चाहिए। धार्मिक संगठन राजनीति से दूरी है, लेकिन जब आप हमारे हुकूक पर हमला करेंगे तो हमें अपने एहतजाज करने का हक तो है ना, संविधान ने दिया है। इसमें क्या गलत बात है? ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। कल के धरना और 29 तारीख के धरना पर अगर नायडू और नीतीश नहीं सुनते हैं तो आप ऐलान करेंगे मुसलमानों को चुनाव में जिनको वोट मत देना? इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल करेंगे, इसलिए कि भाई आप मुझे ये बताइए ना, मैं तो ये बात स्पष्ट तौर पे कही है ना कि जो लोग बिल का समर्थन करेंगे वो हमारा समर्थन लूज करेंगे। इसमें क्या बात है? दिस इज ऑब्वियस। कल के धरने की टाइमिंग वगैरह बता दीजिए, कितना क्या रहेगा? 26 मार्च बुध को गर्दनी बाग धरना स्थल पर 10 बजे से लेकर 2 बजे तक धरने का इंतजाम किया गया। राजनीतिक दलों में किनको बुलाया? राजनीतिक दलों में हमने सिवाय बीजेपी और उनके अलायंस के सबको बुलाया। तेजस्वी यादव ने सहमति दी है आने की? किसने? तेजस्वी यादव या लालू यादव? हाँ, आएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे ख़ास बात ये रही कि इसमें खानका मुनमिया के सज्जादा नशीं सैयद शाह शमीम अहमद मुनमी भी शरीक हुए। मेरे साथ अभी शमीम अहमद मुनमी साहब हैं, जिन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और इनकी शिरकत से जो इन्होंने दावत अफ्तार में शिरकत की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने शिरकत की, उससे कई तरह के आयाम सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? इसमें आयाम का फर्क नहीं है। वक्फ बिल को हम लोग शुरू दिन से मुखालफत कर रहे हैं और हम इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को वक्फ के हक में नहीं मानते हैं और ये काम पहले दिन से हम लोग कर रहे हैं। जेपीसी से मुलाकात भी की, कई राउंड हम लोगों ने इस वक्फ की मुखालफत में काम किया है और जब यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए पटना में भी एहतजाजी धरने की बात आई तो मैं भी उस फैसले में शरीक रहा। इसलिए आज इत्तेफाकन नहीं आ गया, बल्कि इस फैसले में खानका मुनमिया भी शामिल है और आज उसी वजह से हम मौजूद हैं। तो ये जैसा कि कासिम ये पैगाम पहली बात तो ये है कि ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है कि जिस चीज़ को हम आइन के खिलाफ समझते हैं, जिस लिए कानून बनाया जा रहा है उसके खिलाफ समझते हैं, उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाएं। इस आवाज़ उठाने का नतीजा क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहना चाहिए। यही जमहूरियत का तकाजा है, यही हमको संविधान सिखाता है कि जिस चीज़ को तुम एंटी कॉन्स्टिट्यूशन समझो, जिस चीज़ को तुम लोगों के विरुद्ध समझो, इशू के खिलाफ समझो, उसके विरुद्ध बोलो। बोलना हमारा संवैधानिक हक है और उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। वक्त बताएगा कि इसका नतीजा क्या हो। क्या आपको लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर से इसका कुछ असर
बिहार और आंध्र प्रदेश की कीमत बढ़ सकता है, लगता है ऐसा? नहीं, हमें तो लगता है कि जमहूरियत में बुलंद होने वाली आवाज़ हर जमहूरी कदर रखने वाले के नज़दीक अहमियत रखती है। और एक बात तो साफ होती जा रही है कि जैसे जैसे ये एहतजाज बढ़ रहा है, एक सफ में सारे लोग आ गए हैं कि हम इस बिल के मुखालिफ हैं। मरकजी हुकूमत जो बार बार ये कहती है कि हमने लोगों से बात की है और लोग मेरे साथ हैं, वो कौन लोग हैं जो इनके साथ हैं? वो निकल के सामने आए। जिन लोगों ने उनके कहने के मुताबिक बिल का साथ दिया है या बिल उनके कहने के मुताबिक बना है, वो कौन लोग हैं? इस मुखालफत से सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि पूरा मास निकल के सामने आ रहा है जो इस बिल के खिलाफ है। आज तक आप बताइए, इस बिल के फेवर में किसी जिम्मेदार जमात या किसी जिम्मेदार आइडेंटिटी ने जिम्मेदारी के साथ कुछ बोला? तो इस धरने से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि मुसलमानों का मास इस अमेंडमेंट बिल जो वक्फ से जुड़ा हुआ है उसके खिलाफ है। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और इस मैसेज से यकीनन मरकजी सरकार हो या उनका ताउन और उनकी मदद करने वाले लोग हो, उनके पास ये मैसेज जा रहा है कि मास खिलाफ है और जमहूरियत में मास की अहमियत होती है। हालांकि जमहूरियत में उस कमजोर तबके की भी अहमियत होती है जो आवाज ना उठा सके। तो अगर आप कह सकते हैं कि हम एक कमजोर तबका है जिस पर सरकार जुल्म कर रही है, सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक कानून बनाती है, जिसे वो अच्छा समझती है उसे कानून बना देती है, हमसे नहीं जानना चाहती, तो हम वो कमजोर तबके हैं जो अब खड़े हो गए और अब हम बोल रहे हैं कि वक्त का कानून वक्त के खिलाफ है, वक्त को बर्बाद करने वाला है और बिना सोचे समझे बनाया गया है। आप वक्फ बोर्ड के बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो या सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, वो खुलकर खिलाफ नहीं बोल पा रहे। आपको क्या लगता है, क्या वजह है इसकी, क्या मजबूरी है उनके साथ? मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई खुल के नहीं बोल पा रहा हो। असल में बोलने वाले के अपने अपने तरीके और लहजे होते हैं। जो भी वक्फ से जुड़ा हुआ है, जो वक्फ का जिम्मेदार है, वक्फ का मुतवल्ली है और वक्फ के कानून पर नज़र भी रखता है और डे टू डे प्रैक्टिस पर भी उसकी नज़र है कि वक्फ के कानून के तहत डे टू डे प्रैक्टिस में क्या दिक्कतें आती हैं और उन दिक्कतों को कैसे दूर होना चाहिए, वो इस वक्फ एक्ट को देखकर परेशान है और वक्फ के खिलाफ बोल रहा है। इस संवाददाता सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी, अमीर शरीयत इमारत शरिया मौलाना अहमद वली, फैसल रहमानी, नायब अमीर शरीयत मौलाना शमशाद रहमानी, इमारत शरिया के नाज़िम शरीयत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान, जमात इस्लामी हिंद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना रिजवान अहमद इस्लाही, जमीयत उलमाए हिंद बिहार के मौलाना मोहम्मद अब्बास और मौलाना मोहम्मद नाजिम, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस बिहार के मौलाना खुर्शीद मदनी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के मौलाना अबुल कलाम कासमी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के नशूर अजमल और डॉक्टर अनवारुल हुदा मौजूद थे। संवाददाता सम्मेलन के दौरान तमाम मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बीच समन्वय और तालमेल देखा गया। यहाँ तक कि अमीर शरीयत मौलाना फैसल रहमानी और मौलाना शमी मुनवी काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते देखे गए। तमाम धार्मिक संगठनों को एक सूत्र में पिरोने में जमात इस्लामी हिंद की भूमिका काफ़ी अहम रही। बिहार लोक संवाद के लिए मैं सैयद जावेद हसन, पटना।